Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 30th August of 2020 and it's a Sunday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। उन क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस से आप क्या समझते हैं? ऑर्डिनेंस जो पास होता है वो क्या होता है? व्हाट इज ऑर्डिनेंस? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन आता है एनएचआरसी जो है, एनएचआरसी वो कब स्टैब्लिश किया गया था? एनएचआरसी कब स्टैब्लिश किया गया था? वो कौन सी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैचुरी बॉडी? आपको बताना है कि स्टैचुरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इन दोनों ऑप्शन में आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैचुरी बॉडी है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि यूजीसी कब स्टैब्लिश किया गया था? किस कमिटी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था और उस कमिटी के हेड कौन थे? कमिटी का नाम बताना है, कमिटी का जिसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था यूजीसी। इन तीन क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ हर कोई कमेंट जरूर करें। चलिए आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन आर 247 क्या कहते हैं, यहाँ से आप क्या कहते हैं, यहाँ आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। क्या कहते हैं, जो हम बात करते हैं न्यूज़ की वो पूरे सारे पीडीएफ नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और क्या कहते हैं आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। और क्या कहते हैं आप क्वेश्चन आर 247 टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है मेट्रो सर्विसेज टू रिज्यूम नेक्स्ट वीक, स्मॉल मीटिंग्स अलाउड। ये कहते हैं मेट्रो सर्विसेज नेक्स्ट जो अनलॉक 4 चालू होने वाला है उसकी क्या कहते हैं आ गई गाइडलाइंस। उसमें क्या क्या खुलेगा क्या क्या नहीं खुलेगा ये सब आ गया है। और स्मॉल मीटिंग्स अलाउड है, बड़ी क्या कहते हैं लार्ज गैदरिंग अलाउड नहीं है अभी भी। तो इसमें वही बताया गया है कि क्या क्या उसकी गाइडलाइंस है। चलिए हम लोग अलग से गाइडलाइंस देख लेते हैं इनकी। अनलॉक 4 में सितंबर 1 को क्या क्या चीज़ें खुलेंगी? अप टू 50% ऑफ नॉन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ खुल जाएगा कि जो नॉन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है स्कूल जाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए वहाँ जा सकता है। 50%। टेली काउंसलिंग रिलेटेड वर्क भी चालू हो जाएंगे स्कूल्स में। कहते हैं टेली काउंसलिंग की बच्चों को दिक्कतें ना हो पेपर के समय। जो 10th या 12th बोर्ड है उन क्या कहते हैं उन बच्चों को भी कंसल्ट किया जा सके, काउंसलिंग उनकी हो सके कि इन फ्यूचर क्या उनकी गोल है, इस तरह बात करने के लिए, काउंसिल करने के लिए क्या कहते हैं ये चालू हो जाएगा। सितंबर 7 को क्या खुलेगा? सितंबर 7 को मेट्रो रेल सर्विसेज चालू हो जाएंगी दिल्ली में, और जो जहाँ जहाँ मेट्रो है वहाँ पे मेट्रो रेल सर्विसेज चालू हो जाएंगी। सितंबर 21 को क्या खुलेगा? कांग्रेगेशन ऑफ अप टू 100 अलाउड की कांग्रेगेशन मीटिंग्स, छोटी छोटी 100 पर्सन तक की, 100 लोगों तक की मीटिंग्स अलाउड हो जाएंगी। ओपन एयर थिएटर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे 21 सितंबर से। ओपन एयर थिएटर्स जो कहते हैं होते हैं वहाँ वो भी खुल जाएंगे। जो बंद रहेगा वो जो पहले भी बंद था वो है लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन। जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ लॉकडाउन ही रहेगा। स्कूल कॉलेजेस रिमेन क्लोज फॉर स्टूडेंट्स। स्कूल कॉलेजेस स्टूडेंट्स के लिए अभी भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर, इंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल्स ये भी अभी भी बंद रहेंगे। नो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एक्सेप्ट दैट परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कोई इंटरनेशनल एयर ट्रैवल नहीं होगा। अब जो वही एयर ट्रैवल होगा जो क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा परमिटेड होगा। जो वनरेबल पर्सन है अबव 65 एज के हैं और जो क्या कहते हैं किसी कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे डायबिटीज़ या कहते हैं बीपी, इन सब प्रॉब्लम्स है जिनको है और जिनकी एज 65 के ऊपर है, ये और जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो बच्चे हैं छोटे 10 साल से उनको घर में रहने की भी सलाह दी गई है कि वो घर पे रहें। तो ये सब गाइडलाइंस हैं कि क्या क्या खुला है और क्या क्या नहीं खुला है, क्या क्या एज सेम जैसे पहले था वैसा ही है कुछ। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है एलजी ओवरटर्न सीएम गिफ्ट नॉट फॉर जी नीट एंड जेई टेस्ट इन दिल्ली। क्या कहते हैं कि केजरीवाल ने डिसाइड किया था कि वो पोस्टपोन करेंगे एग्जाम को, जेई और नीट को, अपने क्या कहते हैं दिल्ली में पैंडेमिक के कारण। तो इसमें वही लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहाँ के अनिल बैजल उन्होंने चीफ मिनिस्टर केजरीवाल का डिसीजन ओवरटर्न कर दिया। उन्होंने कहा कि नीट और जेई पोस्टपोन नहीं होंगे, वो वहाँ दिल्ली में भी होंगे, ऐसा उनका कहना था। इसमें वही लिखा है कि क्या कहते हैं द फाइल जिसमें एक पोस्टपोन करने के लिए इट वॉज साइन बाय मिस्टर केजरीवाल की एक वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट सजेशन दैट द एग्जाम भी पोस्टपोन। क्या कहते हैं एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखते हुए। लेकिन
एलजी जो है वहाँ के अनिल बैजल, उन्होंने आके उसको डिसीजन को जो कहते हैं साइन किया था मिस्टर केजरीवाल ने, उनका डिसीजन ओवरटर्न कर दिया। उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम्स होंगे और क्या कहते हैं जैसा शेड्यूल है वैसे एग्ज़ाम होंगे, कोई क्या कहते हैं पोस्टपोन नहीं होंगे, ऐसा उनका डिसीजन था। तो ये क्या कहते हैं, ये बच्चों की ना सोच के ये अपनी सोच रहे हैं। तो कहते हैं चलिए देख लेते हैं हम लोग एलजी क्या होता है। एलजी एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। यूनियन टेरिटरी जो होती है वो एडमिनिस्टर की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, इसी एडमिनिस्ट्रेटर के। जो एलजी ऑफ दिल्ली हैं उनके पास कई एग्जीक्यूटिव फंक्शन हैं, जैसे वो कंसल्ट करके पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे कंसल्ट करके चीफ मिनिस्टर के साथ डिसीजन लेते हैं। जो इनका पावर है वो दी गई है प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो है उसके अंदर इनको पावर दी गई है। और जैसे एलजी पुडुचेरी के उससे ज़्यादा पावर एलजी ऑफ दिल्ली के, क्योंकि वो एक कैपिटल भी हमारी इंडिया की कैपिटल भी है, तो उनको ज़्यादा पावर दी गई जो एलजी है दिल्ली के। एलजी जो दिल्ली के हैं वो गाइडेड किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, इनके द्वारा कहते हैं उन्हें गाइडेड किया जाता है। आर्टिकल 239 एंड आर्टिकल 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट क्लियरली अंडरलाइंस दैट दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी वेयर द सेंटर हुज आइज एंड ईयर्स आर द दिल्ली। कहते हैं कि दिल्ली जैसे एक यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे सेंटर की जो आँख या कान होते हैं वो एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। वही पूरी खबर रखते हैं और डिसीजन जो सेंटर का हो उसे बनाए रखने के लिए भी ये एलजी ही वर्क करते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है हेवन इंक्रोज अपॉन ग्रीन बेल्ट डीडीए टेल्स एनजीटी। तो इस इम्पोर्टेंट कंटेस्ट नहीं है न्यूज़ का, इम्पोर्टेंट है एनजीटी। एनजीटी को हम लोग अलग से देख लेते हैं, बहुत दिन से नहीं देखा एनजीटी को हम लोग ने। एनजीटी वॉज स्टैब्लिश इन 2010, इसे 2010 में स्टैब्लिश किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा। ये एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल कोर्ट होती है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर वर्क करती है। इसकी जुडिशियल पावर है जो सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स पे डिसीजन देती है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करती है। इसमें इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर्स, एक्सपर्ट मेंबर्स। ये 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं और इनमें रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंसल्ट करके सीजीआई के साथ। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए। एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब देख लेते हैं पावर्स एंड जुरिडिक्शन क्या होता है। ये 7 लॉज हैं, इनके अंदर ये एनजीटी वर्क करती है। इन्वायरमेंटल मैटर्स जो सिविल केसेस होते हैं इन्वायरमेंटल मैटर्स में, उन पर डिसीजन लेती है। ये पहला है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, the Environment Protection Act 1986, the Public Liability Insurance Act 1991, the Biological Diversity Act 2002। इन 7 लॉज के अंदर जो ये हैं 7 लॉज, इनके अंदर एनजीटी अपना डिसीजन देती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है बटरफ्लाइज आर माइग्रेटिंग अर्ली इन साउदर्न इंडिया दिस ईयर। कि इस साल साउदर्न इंडिया पे बटरफ्लाई ज़्यादा माइग्रेट कर रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि जैसे हमने देखा है कि रेनफॉल पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है इस साल। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सनी डेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं इस बार सीजन में। तो इस कारण जो बटरफ्लाइज हैं वो माइग्रेट कर रही है साउदर्न इंडिया की तरफ। तो इसमें वही लिखा है कि इन अ डिपार्चर फ्रॉम द पास, ये एनुअल माइग्रेशन हो रहा है ईस्टर्न घाट की तरफ, फ्रॉम द हिल रेंजेस ऑफ द ईस्टर्न घाट टुवर्ड्स द वेस्टर्न घाट्स। कि ये ईस्टर्न घाट जो है उनसे जाके वेस्टर्न घाट की तरफ ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं। यूजुअली बटरफ्लाई माइग्रेशन इन साउथ इंडिया बिगिंस इन अक्टूबर नवंबर। इससे पहले हर साल कहते हैं इनका जो माइग्रेशन होता था वो अक्टूबर नवंबर के समय होता था। लेकिन इस बार ये क्या कहते हैं ये चेंज ऑफ रेनफॉल पैटर्न और जो सनी डेज के इंक्रीमेंट के कारण ये कहते हैं ये अभी होने लगा है। बट दिस ईयर द फर्स्ट माइग्रेटिंग साइटिंग वाज रिकॉर्डेड इन द परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ये आप कमेंट सेक्शन बताएं कि ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि परम्बिकुलम जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है, किस स्टेट में। अच्छा आप बता दीजिएगा, सिटी का नाम ना बताइएगा तो स्टेट का नाम बता दीजिए। ये पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फॉरेस्ट वॉचर्स ये 14 जुलाई को देखा गया था इनका पहला माइग्रेशन बटरफ्लाइज का। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं अपने नोट के हिसाब से। बर्ड माइग्रेशन GS3 इन्वायरमेंट बटरफ्लाई माइग्रेशन इन साउथ इंडिया। एक सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च टू मैप द माइग्रेटरी पाथ ऑफ बटरफ्लाइज की। एक सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था क्या कहते हैं बटरफ्लाइज का जो माइग्रेशन हो रहा है उसको देखने के लिए।
इनका देखा गया कि यूजुअली बटरफ्लाई जो थी वो अक्टूबर नवंबर के समय माइग्रेट करती थी एंड ड्यूरिंग अप्रैल में जस्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ द साउदर्न मानसून फ्रॉम घाट टू द प्लेन। और अप्रैल मई के समय से ये लोग घाट से प्लेन में आते थे और उससे पहले कहीं नहीं जाते थे। इसमें एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं देखने के लिए। द फर्म नेचुरल सोसाइटी FNS, वैना ट्रेवेंको नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी TNHS, और दो जो मलापर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी MNHS, ये सब क्या कहते हैं स्टडी करती हैं कि इनकी माइग्रेशन को देखती हैं कोई दिक्कत ना हो। डोमिनेंट स्पेशीज क्या है इसमें? रिसेंट स्टडी कहती है कि द 4 स्पेशीज ऑफ मिल्कवीड बटरफ्लाई जो है मेनली इन्वॉल्व इन द माइग्रेशन वो है धड़कन धड़कन डार्क ब्लू टाइगर, ओरिएंटल ब्लू टाइगर, डबल ब्रांडेड ब्लैक क्रो और इंडियन कॉमन क्रो। ये जो 4 स्पेशीज हैं क्या कहते हैं यही मेन स्पेशीज हैं जो मिल्कवीड बटरफ्लाइज की हैं जो देखी जाती है माइग्रेशन में। इनकी नीड ऑफ द स्टडी क्या है कि बटरफ्लाई माइग्रेशन इज द लीस्ट स्टडीड नेचुरल फिनोमेना। ये सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टडी फिनोमेना है कंट्री में जिसके बारे में कोई बात करता भी हो कि ओवर अ लॉन्च फ्रॉम अ गिवन एरिया की जो डॉक्यूमेंटेशन होता है माइग्रेशन का वो कई सालों से कम लोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग माइग्रेशन बटरफ्लाइज का देख रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। फॉर दिस अ वाइड नेटवर्क एंड कोऑर्डिनेशन अमंग बटरफ्लाई वॉचर्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेलिटीज आर नीडेड। कि कहते हैं कई बटरफ्लाई वॉचर्स भी आए हैं कई लोकेलिटी से, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया कि इनकी माइग्रेशन देखना, जिससे क्या कहते हैं टूरिज्म बढ़े भी, क्या कहते हैं बाहर से भी लोग आए देखने, स्टडी करने। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है ऑलमोस्ट 8% ऑफ रेजिडेंट्स इन इंदौर हैव एंटीबॉडीज फाइन सीरोलॉजिकल सर्वे। सीरोलॉजिकल सर्वे जो चल रहा है उसमें पाया गया कि 8% जो रेजिडेंट्स हैं इंदौर के उनमें एंटीबॉडीज फाइंड की गई हैं जो कहते हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वर्क हो सकती है। इसमें वही बात कही गई थी जो सीरो सर्विलेंस हुआ 7.75% का इंदौर में इंडिकेट करता है कि 2 लाख इंडिविजुअल्स में जो 7.75% थे उनमें एंटीबॉडीज फाइंड की गई है जो कोरोना इन्फेक्शन से लड़ने के लिए उनके हेल्प कर रही है। तो इस तरह ही कई बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी हुआ है। तो कई कई सीरोलॉजिकल सर्वेस कहते हैं बताते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह की एंटीबॉडीज़ हैं, कितने लोग में हैं। तो इस तरह का सर्वे करने के लिए जिससे वैक्सीन आए तो हम कैसे उसे स्प्रेड करें, किस एरिया में ज़्यादा जल्दी है ज़रूरी है तो उस तरह हम कर सकें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है ED फ्रीजेस फंड्स फॉर फर्म्स रनिंग चाइनीज ऐप्स की। क्या कहते हैं ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने फ्रीज कर दिया फंड जो क्या कहते हैं जो फर्म्स जो थी जो कंपनीज थी यूज़ कर रही थी चाइनीज ऐप्स, तो उनके फंड्स को रोक दिया गया है। 90 वेबसाइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड कि 90 वेबसाइट्स को ऐसा फाइंड किया गया जो चाइनीज ऐप्स यूज़ कर रही थी। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें ED आता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको अलग से देख लेते हैं हम लोग। ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी भी जो इकोनॉमिक लॉज और फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया वर्क करती है। ये पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ये इसमें ऑफिसर्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस के, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी ऑफिसर इसमें रहते हैं। इसका ओरिजिन हुआ था 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से। फिर 1957 में इस यूनिट को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम दे दिया गया। इसके कंपोजिशन क्या है? इसमें कई ऑफिसर्स आते हैं, कई अदर एजेंसीज से भी आते हैं। क्या कहते हैं उनको लिया जाता है एज आप कहते हैं रिक्रूट किया जाता है डिप्यूटेशन पे, जैसे कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस, इन सब से भी आते हैं। तो इसके अदर फंक्शन जैसे हैं क्या कहते हैं इसमें एक ट्रायल कोर्ट भी होती है PMLA कोर्ट, वो पूरा डिसीजन देती है। कोई इकोनॉमिक जो लॉज क्राइम होते हैं उन पर डिसीजन इनका PMLA कोर्ट से आता है। Any appeal against any order passed by PML or court can be directly filed in the High Court for that jurisdiction। कि अगर कोई अपील या अगेंस्ट एनी ऑर्डर जो कहते हैं कोई PML कोर्ट द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया हो उसके खिलाफ वर्क करना हो किसी को, तो हाई कोर्ट में डायरेक्ट क्या कहते हैं फाइल कर सकता है केस जुरिडिक्शन के लिए, क्या कहते हैं ऐसा कर सकता है कोई भी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है मेमोरी टी सेल्स में ओनली रिड्यूस कोविड-19 सेवेरिटी। कि जो मेमोरी टी सेल्स हैं ऐसा कहा जा रहा है कि वो कोविड-19 सेवेरिटी ही सिर्फ जो सीवियर ऐसा केस है वो सिर्फ उनको ही रिड्यूस कर सकता है, उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता, उसके इन्फेक्शंस को ख़त्म नहीं कर सकता। इसमें वही कहा गया द इम्यून सेल्स में माउंट अ फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स। लेकिन जो एक्सपोजर है कोविड-19 के साथ तो थोड़ा स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स या फास्टर रिस्पॉन्स दे सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इन्फेक्शन ख़त्म नहीं कर सकते। तो हम लोग देख लेते हैं टी सेल इम्यूनिटी होती क्या है, इसको अलग से देख लेते हैं। T cell immunity. T cells are so called because they are primarily produced in the thymus।
क्या कहते हैं टी सेल्स, इसलिए टी सेल कहे जाते हैं क्योंकि वो थाइमस में प्रोड्यूस होते हैं। दे रिकॉग्नाइज फॉरेन पार्टिकल्स बाय सरफेस एक्सप्रेस हाईली वेरिएबल। और क्या कहते हैं ये कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स कोई एंटीजन होता है सरफेस पे तो उसे सरफेस पे ही जान जाते हैं कि किस तरह का है वो। इसमें दो तरह के होते हैं टी सेल, हेल्पर टी सेल और साइटोक्सिक टी सेल। एज द नेम सजेस्ट, हेल्पर टी सेल जो होते हैं, हेल्पर टी सेल वो हेल्प अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो वो हेल्प करते हैं अदर जो सेल्स हैं इम्यून सिस्टम उनको। और साइटोक्सिक जो होते हैं टी सेल्स वो किल्स वायरली इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर्स, वो जो इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर्स है उनको किल कर देते हैं। द सीवियरिटी ऑफ डिजीज कैन डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज सेल रिस्पॉन्सेज। क्या कहते हैं जो सीवियरिटी है डिसीज की, जैसे सब कोरोना है, तो उस पर डिपेंड करती है कि टी सेल आपके कितने ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है ट्री ऑफ लाइफ। एक छोटा पार्ट आता है किसी ना किसी स्टडी का दिया जाता है ये, जो ये दिया गया है साइंटिफिक रिपोर्ट है कि अफ्रीकन बर्ग जो है जिसे कहा जाता है ट्री ऑफ लाइफ, वो 1000 ईयर्स तक रह सकता है। वो ईल्ड करता है फोडर, मेडिकल कंपाउंड्स और मैनी सच प्रोडक्ट्स वो ईल्ड भी करता है। रिसेंट स्टडी जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स की थी उसमें ऐसा पाया गया है। उसमें कहा गया कि ट्री में 168 क्रोमोसोम्स हैं। द स्टडी विल बी यूजफुल इन जेनेटिक कंजर्वेशन इफेक्ट, कि जो जेनेटिक कंजर्वेशन एफर्ट्स है उनको देखने के लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। इस ट्री में 168 क्रोमोसोम है, ऐसा सोचने की बात है कि इस ट्री में इतने ज़्यादा क्रोमोसोम्स हैं। चलिए अगली न्यूज़ है, ऐसी छोटी स्टडी पे न्यूज़ है कि कोलाइडिंग हेलोस। ये हेलोस क्या होते हैं? यूजिंग हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है उसमें साइंटिस्ट ने देखा कि हेलो ऑफ आर नियरेस्ट नेबरिंग गैलेक्सी। आप कमेंट सेक्शन बताएं कि हेलोस होते क्या हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं हेलोस होते क्या हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर आप कोई नहीं बता पाएगा तो तब हम कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होता है हेलो। एंड्रोमेडा जो फाइंड किया था कि 1.3 मिलियन लाइट ईयर्स में ऐसा स्प्रेड है कि द हेलो स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट हाफ वे अप टू द मिल्की वे। कहते हैं जो हेलो है स्ट्रेच कर रहे हैं पूरे हाफ वे, जो मिल्की वे का हाफ है वहाँ तक स्ट्रेच कर चुके हैं लगभग। द गैलेक्सीज हेलो अपीयर्स टू बी ऑलरेडी बम्पिंग इनटू दैट ऑफ मिल्की वे। जो गैलेक्सी का इस वक्त हेलो वेव है पूरा बम्प कर रहा है पूरे मिल्की वेव को कवर करने के लिए। इस न्यूज़ में ऐसा बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ आती है द यूज एंड री यूज ऑफ N95 मास्क। कि कहते हैं जो N95 मास्क यूज़ होते हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए या री यूज़ करना चाहिए, उस पर बात इसमें बताई गई है कि जैसे हमने देखा है कि इन द केस ऑफ इन्फेक्शन जैसे कोविड-19 के समय हॉस्पिटल हैव टू मेक श्योर दैट देयर पेशेंट फेसिंग एम्प्लॉयज आर सेफ बाय यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कहते ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनसे वो सब लैस हो, पूरी तरह से यूज़ किए जा रहे हैं उनके एम्प्लॉयज़ द्वारा, जैसे नर्स हो गए, डॉक्टर्स ही हो गए, तो उनको पूरे तरह से मास्क लगाना ही होगा और पेशेंट्स को जब वो फेस कर रहे हो। तो हम लोग इसको अपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट में देखते हैं N95 मास्क को। N95 मास्क, ये N95 रेस्पिरेटरी मास्क होता है। GS3 एनवायरनमेंट क्रूशियल हाइलाइट्स इसमें ये है कि N95 एक रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो डिज़ाइन की गई है क्लोजर फेशियल किट की तरह की वेरी एफिशिएंट फिल्ट्रेशन ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स। जो एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करने के लिए इसे बनाया गया। N95 जो डेजिग्नेशन था वो करता है कि सब्जेक्टेड टू केयरफुल टेस्टिंग द रेस्पिरेटरी ब्रोक एटलीस्ट 95% ऑफ वेरी स्मॉल 0.3 माइक्रोन टेस्ट पार्टिकल। जो 0.3 माइक्रोन टेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो छोटे छोटे उनको तक ये कहते हैं फिल्टर कर सकता है। ऐसा माना गया 95% जो है उन्हें फिल्टर ये कर सकता है। ये अगर ये अच्छी तरह से फिटेड हो तो फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी ऑफ N95 रेस्पिरेटर एक्सीड दोज ऑफ फेस मास्क, की जो फेस मास्क में होती है उससे ज़्यादा ये कैपेबिलिटीज है इसमें फिल्टर करने की। N95 मास्क जो है वो कहते हैं डेजिग्नेट फॉर चिल्ड्रन और पीपल विद फेशियल हेयर, जिनके फेशियल हेयर होते हैं उनके लिए मेनली ये यूज़ होता है। बिकॉज अ प्रॉपर किट कैन नॉट बी अचीव्ड ऑन चिल्ड्रन एंड पीपल विद फेशियल हेयर, द N95 रेस्पिरेटर में नॉट प्रोवाइड फुल प्रोटेक्शन। कहते हैं कि अगर जिन इसे अच्छी तरह से फिट नहीं किया गया है तो कहते हैं ये किसी की हेल्पफुल नहीं हो सकता। अगर अच्छी तरह से फिट नहीं है N95 मास्क तो इसे हम अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम लोग क्या कहते हैं फ़ोटो से देखते हैं। सेंटर ने लिखा है कि हर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को अगेन वार्निंग द यूज़ ऑफ N95 विद वेल रेस्पिरेटर्स, की इन्हें वेल रेस्पिरेटर्स के साथ यूज़ किया जाए बिकॉज दे डू नॉट प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग, क्योंकि ये स्प्रेड क्या कहते हैं रोकते हैं स्प्रेड को। इसे N95 रखा क्यों गया है? व्हाट इज N95 रेस्पिरेटर? N स्टैंड फॉर इसमें होता है कि नॉन ऑयल,
कि जो नॉन ऑयल मीटिंग इट कैन बी यूज इफ ऑयल बेस्ड पार्टिकुलर्स आर नॉट प्रेजेंट, कि जब ऑयल बेस्ड पार्टिकुलर्स प्रेजेंट ना हो। और 95% हमने बात की है कि ये 95% जो होते हैं एयरबॉर्न पार्टिकल्स उनको फिल्टर करता है। इसका वेल इफेक्ट क्या है कि द users of N95 find very difficult to beat. Some models come with an exhalation valve that can make beating out easier and help reduce heat buildup. कहते हैं ये इसमें इसको पहनने से जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं जिनको कहते हैं सांस लेने में दिक्कतें होती हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसी तरह अगले में आता है कि अनमार्क विच फेस कवर्स वर्क्स बेस्ट, कि ये कई तरह के वेरी इफेक्टिव इस तरह के जो होते हैं ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, जो इस तरह के वेरी इफेक्टिव इस तरह वाले फेयरली इफेक्टिव जो डिज़ाइनर इस तरह वाले डिज़ाइनर होते हैं। और जो क्या कहते हैं जो पहले शुरू में लोग यूज़ कर रहे थे वो सम वर्ड इफेक्टिव, इनमें बहुत ज़्यादा कम इफेक्टिव होते हैं। और लिटिल डेंजरस जो इस तरह के रुमाल बांधे रहते हैं लोग, डेंजरस इसमें है कि जो नेक फ्ली नहीं पहने रहते वो वो किसी तरह से आपको कहते हैं सेव नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उसमें कुछ इन्फेक्शन नहीं रुकता। तो आप सब लोग क्या कहते हैं रिकमेंडेड है कि इस तरह के मास्क लें, इस तरह के मास्क आप घर पे भी बनाएं और अगर बाहर से भी लें तो इस तरह के मास्क लें, ना कि ओपन वाले, क्योंकि ओपन वाले कोई इफेक्ट नहीं देते। इस तरह के ये बहुत कम इफेक्ट देते हैं। अगर आपके पास है तो आप क्या कहते हैं घर में अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो पहन सकते हैं, लेकिन इस तरह के मास्क पहनना कंपलसरी है क्योंकि इस तरह के मास्क ही आपको बचाते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है चैडविक बोसमैन पासेस अवे। कहते हैं आप सभी इनके नाम सुना ही, आप इनकी फ़ोटो से ज़रूर जान जाएंगे। ये क्या कहते हैं इनकी को कैंसर था इनका और ये एट द एज ऑफ 43 इनकी डेथ हो गई है। तो क्या कहते हैं काफ़ी लोगों का कल ट्वीट भी आया कि क्या कहते हैं ब्लैक पैंथर इज मिसिंग, कहते हैं तो इस तरह का कई ट्वीट आए हैं। आपने इनको देखा होगा, क्या कहते हैं ब्लैक पैंथर मूवी आई थी, एवेंजर्स में भी ये देखे गए थे। तो कहते हैं इस मूवी में आप देखे होंगे तो इसे सब लोग जानते हैं इन्हें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दें। और आपको वीडियो कैसे लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।